छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट का एक बहुत ही रोचक इतिहास रहा है। 1952 से लेकर 1993 तक यहाँ पर जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें कोई भी विधायक अपनी सीट पर दोबारा जीत नहीं पाया है, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई दूसरी विपक्ष। आमतौर पर बहुत सारे निर्दलीय भी इसमें अक्सर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 1993 में पहली बार यहाँ पर चुनाव जीतने वाले एक युवा तुर्क ने लगातार यहाँ पर 3 चुनाव जीतकर इस मिथक को तोड़ा और एक इतिहास बनाया। और उस युवक का नाम था भूपेश बघेल, जो आज सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। आज हम चर्चा करेंगे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र की, जहां पर 1993 में पहली बार युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए पहली बार कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया था। और उस पहले चुनाव में उन्होंने पूर्व विधायक जो कि बसपा की टिकट पर लड़ रहे थे, केजूराम जी वर्मा, उनको उन्होंने लगभग 3000 मतों से शिकस्त देकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था। कालांतर में 1994-95 में भूपेश बघेल को मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 1998 आते आते जब दूसरी बार उनको जब टिकट दी गई, तब यह असमंजस था कि क्या पाटन अपना इतिहास फिर से दोहराएगा, क्या भूपेश बघेल दोबारा इस सीट पर चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन भूपेश बघेल ने ऐसा कर दिखाया और 1998 के चुनाव में जब उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की निरुपमा चंद्राकर थी, और तब उस बहुत प्रतीक्षित परिणाम में बाजी भूपेश बघेल ने मारी और लगभग 2700 मतों से निरुपमा चंद्राकर को उन्होंने शिकस्त देकर पाटन के इतिहास को बदलते हुए, पाटन के मिथक को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया। दोस्तों, यही शुरू होती है भूपेश बघेल की कहानी, जो उनको एक बड़े नेता के रूप में जिसकी झलक नजर आने लगी थी। 2003 से पहले जब 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया, 1998 में जब दोबारा भूपेश बघेल चुनाव जीते, तब दिग्विजय सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। 2 साल बाद 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद मुख्यमंत्री अजीत जोगी इस सूबे के पहले मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने भी भूपेश बघेल को अपने कैबिनेट में जगह दी थी। तो इस तरह 3 साल बाद फिर एक मौका आया, जबकि 2003 में तीसरा चुनाव जब भूपेश बघेल लड़ने जा रहे थे, और उस समय तीसरा मौका था और उनके खिलाफ पहली बार जो है नगर पालिका के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उनके भतीजे विजय बघेल, जो कि चाबी छाप पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीत चुके थे, और उन्हें एनसीपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया था। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक प्रत्याशी बदलते हुए गिरधर मंडरिया को टिकट दी थी। तो लग रहा था कि शायद त्रिकोणीय चुनाव होगा, लेकिन विजय बघेल की लोकप्रियता ने उस त्रिकोणीय संघर्ष को सीधी टक्कर में बदल दिया। हालांकि बहुत कम मत से चुनाव हार गए थे, लेकिन इसी के साथ भूपेश बघेल की इस पाटन विधानसभा से हैट्रिक बन गई थी, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत थी। एक इतिहास उन्होंने रचा था कि जिस सीट पर कोई विधायक दूसरी बार नहीं जीत पाता था, उसमें वो लगातार उन्होंने 3 जीत दर्ज की थी। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और यहाँ से रमन युग की शुरुआत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। और तब 2003 में कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल को सदन में उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। इसके बाद दौर आता है 2008 का। 2008 इसमें एक बार फिर परिसीमन होता है, मतदाताओं कुछ इधर उधर होते हैं और विधानसभाओं की संख्या 90 हो जाती है। इस पहले चुनाव में विजय बघेल, जो कि पिछले चुनाव में एनसीपी के उम्मीदवार थे, वो तब तक भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके होते हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल को चुनाव मैदान में उतारती है। और यहाँ पर एक ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। भूपेश बघेल पहली बार कोई चुनाव हार जाते हैं, लगभग 8000 मतों से चुनाव वो हार जाते हैं। लेकिन इस बीच भूपेश बघेल के साथ 2 और चुनाव थे, वो थे 2004 और 2009। 2004 में उन्हें दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया था ताराचंद साहू के खिलाफ, लेकिन देखना पड़ा था हार का सामना। और उसके बाद 2009 में
उन्हें रायपुर लोकसभा सीट से रमेश बैस के खिलाफ भी प्रत्याशी बनाया था और वे इसको काफ़ी कड़ी टक्कर मान रहे थे लोग बाग, लेकिन परिणाम ऐसा नहीं आया और अपराजेय योद्धा रमेश बैस आखिरकार जीत गए। तो ये 2-3 चुनाव, वो जो दौर था 2004 का, 2003 का, 2009 का, भूपेश बघेल के लिए एक तरह से कहा जाए वो अच्छा नहीं माना जा सकता था। लेकिन 2013 आते आते समय ने एक बार फिर करवट ली और भूपेश बघेल एक बार फिर अपने भतीजे विजय बघेल के सामने खड़े होते हैं और इस बार वो पिछली हार का बदला लेते हुए फिर एक बार अपनी चौथी जीत दर्ज करते हैं, एक बार फिर विधानसभा में पहुंचते हैं, लेकिन एक बार फिर रमन सिंह चुनाव जीत जाते हैं। रमन सिंह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बन जाती है। बहरहाल इसी उतार चढ़ाव के बीच 2014 में जिस समय मोदी युग की शुरुआत होती है पूरे देश में, तब भूपेश बघेल को कांग्रेस हाईकमान ने 2014 में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ कांग्रेस के हाईकमान के कहीं न कहीं रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। दूसरी बात ये भी थी कि 3 बार सरकार बन चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की, लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी और ऐसे समय पे एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी, जिससे निपटने के लिए भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई और भूपेश बघेल ने भी उस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपना काम शुरू किया। उन्होंने कई मोर्चों पर एक साथ काम किया, उसमें से एक मोर्चा था राजीव भवन का भी। कांग्रेस के पास अपना कोई भवन ऐसा नहीं था जिस पर वो गर्व कर सके। लगभग 60 साल पुराने बूढ़ा तालाब के भवन के को दरकिनार करते उन्होंने सबसे पहले अपना आशियाना बदला और शंकर नगर में एक राजीव भवन की स्थापना की अपने आपसी सहयोग से, दोस्तों के, विधायकों के, सांसदों के, कांग्रेस नेताओं के आपसी सहयोग से राजीव भवन की पहले आधारशिला रखी गई और उसको 3 से 4 साल के अंदर कंप्लीट करते हुए तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथों उस भवन का लोकार्पण कराया। इस बीच में 2017 में छत्तीसगढ़ में एक सीडी कांड हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ उस कांड को लेकर एक बहुत चर्चा हुई, जिसमें भूपेश बघेल और उनके साथियों का नाम उछाला गया। एक पत्रकार की दिल्ली से गिरफ्तारी भी हुई और भूपेश बघेल को भी उस कांड में लपेटने की कोशिश की गई थी और जिसके चलते उन्होंने जब जमानत लेने से इनकार कर दिया तब उन्हें 1 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। वहाँ से निकलने के बाद निसंदेह संघर्ष कड़ा था, लेकिन 2018 का चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती भूपेश बघेल के लिए आया और भूपेश बघेल ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया, अपनी टीम बनाई और ख़ासतौर पर युवाओं को ज़्यादा मौका दिया गया, महिलाओं को ज़्यादा मौका दिया गया और जिसके चलते एक अप्रत्याशित परिणाम जिसकी कल्पना न सिर्फ खुद कांग्रेसियों को भी नहीं थी। एक समय जबकि 90 विधानसभा सीटों में 45-46 का आंकड़ा छूने में पिछले 3 चुनाव में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी और नहीं छू पाई, उसके बाद भी एकदम से 68 सीटें कांग्रेस ने जीत ली और पूरे देश को इस रिजल्ट ने चौंका दिया था। बहरहाल उसके बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री किस परिस्थितियों में बने ये कहानी अलग है, जिससे आप भी परिचित है, पूरा देश परिचित है। अब लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान जो चुनावी मैनिफेस्टो बनाया था, जिसके अध्यक्ष टीएस बाबा थे, उनका जो विरोधाभास हुआ, उनके साथ जो विवाद हुआ, 2.5 साल का मसला भी चर्चा में रहा। ये माना जा रहा था कि जिस समय मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई थी भूपेश बघेल की, उस समय कहीं ना कहीं अंदरूनी ये समझौता हुआ था, मतलब 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई भी बयान किसी भी नेता ने नहीं दिया था, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से हालात चल रहे थे, जिस तरह से तनातनी चल रही थी टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच में, वो किसी से छुपी नहीं है। 3 दिन 4 दिन पहले उस विवाद का पटाक्षेप हुआ, जबकि सुश्री शैलजा जो कि प्रभारी बनी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, उन्होंने उस विवाद को सुलझाते हुए डिप्टी सीएम के पद पर उनकी ताजपोशी करवाई टीएस सिंहदेव की। और उसके बाद से कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ होकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक बार फिर तैयार हैं। एक बार फिर चुनौती छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के पास है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की जो कमान है वो इस समय कोंडागांव से विधायक बस्तर के नेता मोहन मरकाम के पास है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती भूपेश बघेल के बाद फिर सामने है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ये भी कह चुका है कि इस बार वो संयुक्त चेहरे के साथ चुनाव मैदान में जाएगा। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के चेहरे की चमक को कहीं भी फीका नहीं किया जा सकता, इसलिए मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसका एक अलग वजन हमेशा हर जगह होता है। और इसलिए एक बड़ी चुनौती एक बार फिर
भूपेश बघेल के कंधे पर है, भूपेश बघेल के सामने है। हाँ, उनके लिए राहत की बात यह है कि उनके अंदरूनी जो विवाद थे, चाहे वो टीएस बाबा से हो या किसी अन्य नेता से, वो उस पर अब विराम लग चुका है। बहरहाल 4 महीने 5 महीने बाद जब भी चुनाव होंगे, उस समय कांग्रेस की ये जो आमूलचूल परिवर्तन किया गया वो कितना रंग लाता है। और दूसरा, एक विजेता के रूप में उभरे भूपेश बघेल, जिन्होंने 2018 के चुनाव में एक जबरदस्त जीत कांग्रेस को दिलाई थी, ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। एक बड़ी चुनौती है कि क्या अपना वो कारनामा 2023 में भी फिर दोहरा पाएंगे भूपेश बघेल, इस पर हम सब की नज़र रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये विश्लेषण, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपने विचार जरूर बताइएगा। हमारी इस खबर को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।